अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान और इसराइल आमने सामने और तारीख़ में कुछ चीज़ें पहली मरतबा इस तरह से रूनुमा हुई हैं कि इसराइल बौखलाहट का शिकार होकर उसी इजलास में पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगता है। इसके अलावा तारीख़ में पहली मरतबा फ़्रांस सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन मामले को लेके फ़लस्तीनी हिमायत में। इस तरह तारीख़ में पहली मरतबा ये मंज़रनामा जो आपने देखा है कि अरब मुल्क खामोश होकर पाकिस्तान को सुन रहे हैं और पाकिस्तान और इसराइल के मबैन क्या बात हुई, फ़्रांस सऊदी अरब को किस लिए और क्यों सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीन मामले पे, आज की ये हमारी वीडियो होगी और ज़िक्र होगा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत का, जिसने बहुत जज्बाती नहीं बल्कि दूर अंदेशी और ज़ीरक अंदाज में मसला फ़लस्तीन को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज यूरोप से भी अरबों की हिमायत में आवाज़ें आने लगी हैं। ये सारी बातें उन जहनों को समझ आएंगी जो बुग़्ज़ से पाक हैं, जो किसी कल्ट के मेंबर होने से पाक हैं, वरना अगर दिमाग बंद है किसी की ग़ुलामी में तो ये बातें सारे फैक्ट्स सच होने के बावजूद भी समझ नहीं आ सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में जब पाकिस्तान और इसराइल दोनों के मंदूबीन आपस में आमने सामने हुए तो इसके ऊपर पाकिस्तानी सफारतकार ने इंतहाई आला दर्जे से इंतहाई ज़बरदस्त अल्फाज के साथ इसराइल को गासिब कहा, उसको बदमाश कहा, उसको एग्रेसर कहा, उसको कहा कि तुम कब्ज़ा करने वाला एक गिरोह हो और तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो और फिर इन चीज़ों का इल्ज़ाम तुम पाकिस्तान पे देते हो। ये जो आसिम साहब है पाकिस्तान के नुमाइंदे, उन्होंने ये बात इजलास में उस वक्त कही जब एक दिन पहले नेतन्याहू ने पाकिस्तान को 2 मरतबा उसका नाम लेके टारगेट किया था एक्सट्रीमिज़म के हवाले से। फिर इसराइल का जो मंदूब यहाँ मौजूद था इजलास में, उसने भी कहा, तो पाकिस्तान ने तारीख़ में पहली मरतबा किसी इजलास में आमने सामने इसको एग्रेसर कहा, इसको काबिज़ कहा और इसको बदमाश कहा। पाकिस्तानी मंदूब ने यह भी कहा कि इसराइल दरअसल एक जालिम स्टेट है और फिर खुद ये एक मजलूम बनने का नाटक भी करता है। इन सारी जारहाना दो टोक बातों का असर ये हुआ कि इसराइली जो नुमाइंदा था वो यहाँ पे पाकिस्तानी मंदूब से मुआफ़ी मांगता है, क्योंकि सारे अंदाजे उलट हो गए, सारे आइडियाज़ धरे के धरे रह गए और ये जो सोच रहे थे कि बाकी अरब मुल्कों को डरा के अब बारी है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने वो जवाब दे दिया है इनको जिसकी इन्होंने तवक्को नहीं की थी। अभी हरमैन शरीफैन की हिफाजत और उधर से भी वो ख़ास नेमत जो पाकिस्तान के पास है उसके इस्तेमाल के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं, जिसकी हमने अलहदा से एक वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो भी जाके हमारे वर्ड ऑन एयर चैनल पे ज़रूर देखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ इस मुद्दे की कि यहाँ ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि इसराइल ने पाकिस्तान से आमने सामने बैठ के माफ़ी मांगी हो, पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे अल्फाज में इसको मुखातिब किया हो, और फिर तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि फ़्रांस और सऊदी अरब ने मिल के 2 स्टेट रेजोल्यूशन वो यहाँ सबमिट की अक़वाम मुत्तहिदा में और उसको 140 ममालिक की हिमायत हासिल रही और इन सारे मुल्कों ने फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया है। ये वो सऊदी अरब है जो इस मामले में मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के सिर्फ तन्हा होता था। दुनिया की तमाम ताकतें इस रेजोल्यूशन की और इस मामले के ख़िलाफ़ खड़ी होती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों ने जब फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया, इस कामयाबी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये सऊदी अरब के साथ खड़े हो गए। और इसके पीछे किसकी मेहनत है? सऊदी अरब की, विजन मोहम्मद बिन सलमान का, कि जिसने डिप्लोमेसी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए आज फ़्रांस को इसराइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े कर दिया है। बहुत से लोग आपको कीबोर्ड वॉरियर कहेंगे, क्या फ़ायदा इन मज़म्मतों, इन करारदादों का, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं सिर्फ़ आपको, अगर आपके दिल में फ़लस्तीनियों की हमदर्दी है, मज़लूम लोगों की, तो ये बता दूं कि उनके लिए सबसे बड़ी हमदर्दी ये होगी कि उनको सुकून से रहने दिया जाए। ऐसे तमाम रास्तों को बंद किया जाए जिसमें उनकी नस्ल कुशी हो रही है, जिसमें उन पे भूख अफलास का कहर टूट रहा है, ये बंद होनी चाहिए। उधर न सिर्फ ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस और सऊदी अरब इकट्ठे हो गए, बल्कि मजलिस शूरा का इजलास बुलवाया गया, जो कि एक रूटीन होती है। तो मजलिस शूरा के इजलास में सबसे ज़्यादा वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के कतर हमले के ऊपर बात की और कहा कि ये एक इंतहाई एग्रेसर एटीट्यूड है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम कतर के साथ मिल के इसका जवाब देंगे और इसराइल को इसका हिसाब देना पड़ेगा।
ادھر امریکی انتظامیہ شدید پریشان ہے، کیونکہ محمد بن سلمان نے ان تک بھی سخت پیغام پہنچائے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک تو کاروبار اور ڈیلز، اور دوسرا جناب آپ اسرائیل کو ایسے کھلا چھوڑیں گے کہ وہ عربوں کے اوپر اب باقی ملکوں پہ بھی حملہ کرے گا۔ تو اس پہ ٹرمپ نے پھر جو پرائم منسٹر ہیں قطر کے، ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتلایا کہ ہم آپ کو گارنٹی دیں گے کہ اسرائیل ایسا دوبارہ کبھی نہیں کرے گا۔ اس پہ بھی ٹرمپ کہتا ہے کہ اسرائیل نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور ہمارے بغیر پوچھے ہی اس نے حملہ کیا۔ تو دراصل یہ جو اگریشن آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ آگے چل کے اسرائیل امریکہ جب ان کے معاملات خراب ہوں گے تب آپ کو رزلٹ سامنے آ جائیں گے، اور ایسے ہوں گے، لازمی ہوں گے۔ امریکہ کے اندر بڑی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، امریکہ کے لوگ اس پہ نالاں ہیں کہ ہمارا بجٹ اور ہماری تمام تر جو ریپیوٹ ہے اس کو تباہ کر رہے ہو آپ اسرائیل کے لیے۔ آپ اپنے پیسوں سے فلسطینی بچوں کو مروا رہے ہو۔ آئے روز وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، آوازیں اٹھ رہی ہیں، امریکی فوج میں ڈیوٹی انجام دینے والے لوگ اپنی ڈیوٹیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم ایک ظالم کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے نا، یہ کلیئر ہوگی کچھ سالوں میں، فوراً رزلٹ نہیں آتا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ہٹلر کے معاملے پہ اسرائیل نے حمایت حاصل کی پوری دنیا کی، اور اس حمایت کو پھر اس نے آج تک استعمال کیا۔ ابھی اسی ہٹلر کی پرچھائی اسرائیل میں نظر آتی ہے، تو وہی کام ہوگا جو ہٹلر کے خلاف ہوا وہ آج دنیا اسرائیل کے خلاف کرے گی، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ بہرکیف کامیابیاں بہت ساری ہیں، اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو اتحاد نصیب کرے۔ میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہے کہ میرا ملک، ایران کی بات کر لیں تو وہاں کی اپوزیشن، حکومت، سارے کے سارے پاکستان کا تشکر کر رہے ہیں۔ عربوں کے ملک اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ پاکستان کا ایسا تشکر کر رہے ہیں کہ جب پاکستان مائک مانگتا ہے کسی اجلاس میں تو پاکستان کو سنا جاتا ہے کہ اس کی بات میں وزن ہے۔ پاکستان جب دھمکی دیتا ہے تو ایسے انداز میں دھمکی دے رہا ہے کہ آگے اسرائیل کو بھی معافی مانگنا پڑ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر سوگ ایک تو آپ کو انڈیا میں نظر آئے گا، اسرائیل کا بھی بنتا ہے، یا پھر تیسرا گروہ آپ کو وہ نظر آئے گا جو ایک کلٹ ہے۔ میں صرف گروہ کلٹ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی کے سپورٹرز کو نہیں کہہ رہا، وہ ان کا رائٹ ہے، لیکن ان میں سے ایک طبقہ جو کلٹ بنا ہوا ہے، جسے پاکستان کی فتح اور کامیابی کبھی ہضم نہیں ہوتی، یہ میں کہوں گا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے اسرائیل کے شہری، جیسے انڈیا کے شہری جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو بھی یا تو سمجھ آ جائے گی یا اپنے یہ منفی پروپیگنڈے میں مایوس ہو کے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، اور میرا ملک انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، اور اپنے دفاع اور ساتھ مسلمان ملکوں کے دفاع کو بھی مضبوط کرتا رہے گا۔ The representative of Israel perhaps did not listen attentively. Foreign aggressor and occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council.